हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन, इट्स मीनिंग, टाइप्स एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे नेशनल लेवल के एसएससी वगैरह या स्टेट लेवल के जेके एसएसबी फॉर एग्जांपल, या फिर जो पीएससी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए आप ध्यान से सुने, वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट का नाम है इन्फ्लेशन। तो इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आ गया इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड पुश इन्फ्लेशन, देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, देन स्टैगफ्लेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे फिलिप्स कर्व। ठीक है ना, फिलिप्स कर्व के बाद इसकी मतलब कि इसका क्रिटिज्म, फिर पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ द फिलिप्स कर्व। ठीक है ना, ये टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स बिगन। और चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर भी करें दोस्तों यारों को जो पढ़ाई वगैरह करते हैं। ठीक है तो हाँ, लेट्स बिगन। इन्फ्लेशन। हाँ, बाय इन्फ्लेशन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वी मीन आ जनरल राइज इन प्राइसेस, कीमतें बढ़ना। ठीक है ना, दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, however when discussing inflation we are thinking of a persistent rise in prices rather than a once for all rise in prices which may be for example brought about by a bad weather leading to destruction of crops। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब जो आस्ता आस्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो मतलब कि जो अचानक एकदम बढ़ जाएं कीमतें, वो नहीं। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर बैड वेदर वगैरह से जो है या किसी और इवेंट से बढ़ जाएं, उसको छोड़ के जो परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस है, ठीक है ना, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में देखते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप अराइजेज व्हेन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टुगेदर इज ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट जीएनपी लेवल। ठीक है, हाँ, तो इन्फ्लेशनरी गैप उस वक्त अराइज होता है जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो इकट्ठा अगर देखे चलो, मतलब कि दोनों को अगर कंबाइन करो तो उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर हो अगर देन फुल एम्प्लॉयमेंट जीएनपी लेवल। ठीक है ना, कि जितनी भी फुल एम्प्लॉयमेंट जीएनपी लेवल है उससे ज़्यादा हो अगर सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, तो तब इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। ठीक है ना, दिस मीन्स दैट द पीपल आर डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन कैन बी प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा जो हैं चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं और सर्विसेज की हाँ जितनी है वो कम है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द अमाउंट बाई विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द लेवल ऑफ नेशनल इनकम करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप बिकॉज दिस एक्सेस में ज़्यादा चीज़। ठीक है, बिकॉज दिस एक्सेस इन ग्रेट डिमांड काजेज इन्फ्लेशन आर राइज इन प्राइसेस इन द कंट्री। ठीक है ना, तो इन्फ्लेशनरी जो गैप होता है, तो हाँ मतलब कि अगर उसका ग्राफ बनाना चाहो तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ले सकते हो। एक्स एक्सिस पे इन्फ्लेशनरी गैप वगैरह रख सकते हो। ठीक है ना, वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर की वैल्यू कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक सेंटर से 45 डिग्री का एंगल जो है वो आप ले सकते हो बिल्कुल डायगनली। ठीक है ना, तो उस पे जो है कुछ एक्सपेंडिचर से कर ली जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ पे सेंटर में पॉइंट कट करेगी, मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस से आ रही है जिस साइड है इनकम। ठीक है ना, देखो इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है ना, इसका एक्स एक्सिस पे लेंगे इनकम और वाई एक्सिस पे लेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो एक्स जो इनकम वाली एक्सिस है वहाँ से भी कुछ हम पॉइंट लेंगे और एक्सपेंडिचर वाली से, तो फिर मतलब कि जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये ग्राफ पूरा शो करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपके पास अपनी कोई बुक है तो उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप कैसा होता है। हाँ, डायग्रामेटिकली हाँ, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जब हम दूसरी वीडियो में ये डायग्राम आपको बताएंगे तब हम उसमें जो है वो ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, हाँ, उसमें बताएंगे कि डायग्रामेटिकली द इन्फ्लेशनरी गैप ई इज शोन इन दिस फिगर। वाई एफ इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है ना, वाई एफ इज़ द full employment level of income which is arrived at by the equity of aggregate consumption and investment expenditure line C plus I plus G, and 45 degree line representing aggregate supply of goods at point E। ठीक है ना,
हाँ, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। At the full employment level, there is an excess demand because consumers, firms, and government expenditure more than the available output at current prices by output, ठीक है ना। ई डैश जो है ये इस ग्राफ में बताया गया, जो हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। दिस इंक्रीज डिमांड our expenditure shifts the C plus I plus means consumption plus investment plus G curve upward to C plus I plus G dash position. हाँ, then this intersects the 45-degree line at E1, so that the total expenditure is E1 Y1 while the available output is EYF, ठीक है। thus E1A is equal to EE dash, ठीक है, while the available output is EYF, thus EIA is equal to EE dash is the inflationary gap, ठीक है ना। हाँ, this is inflationary gap can be wiped out by increase in saving so that aggregate demand is reduced, ठीक है। ये जो inflationary gap है इसको वाइप आउट कर सकते हैं by increase in saving को increase करके, ताकि aggregate demand जो है वो कम हो सके। Another solution is to raise the value of available output to match the disposable income। एक और तरीका है कि जो available output है उसकी कीमतें वैल्यू बढ़ा दो to match the disposable income, but output cannot be increased during the short run, ठीक है। शॉर्ट में आउटपुट जो है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड वाइल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, ठीक है। हाँ, सो बोथ कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट रन, दस ओनली अल्टरनेटिव्स लेफ्ट टू द गवर्नमेंट आर टू इंक्रीज टैक्सेशन एंड इंड्यूस सेविंग, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ अल्टरनेटिव ये बचता है गवर्नमेंट को कि टैक्स ज़्यादा लगाओ और सेविंग को इंड्यूस करो, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है ना। डिफ्लेशनरी गैप, इसमें भी एक जो है डायग्राम है, उसकी भी हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ लेते हैं अभी। Deflationary gap represents the difference between the actual aggregate demand and the aggregate demand which is required to establish the equilibrium at full employment level of income, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट डिमांड विच इज़ रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम होती है, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है वो डिफरेंस एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का और उस एग्रीगेट डिमांड का जिस की ज़रूरत है हमें इक्विलिब्रियम बनाने में, ठीक है ना, तो उस डिफरेंस को ये डिफ्लेशनरी गैप जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ, तो इसकी एक मतलब डायग्राम भी बनाई गई है डिफ्लेशनरी गैप की। इसमें एक साइड एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे आ गई एक्सपेंडिचर, तो फिर सेंटर से एक 45 डिग्री की एंगल लेनी है, ठीक है ना। हाँ, देन इसके दो पॉइंट हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ओ एंड ई, तो फिर वहाँ पे जो है सी प्लस आई प्लस जी जो एक्सपेंडिचर से आ रही हैं पॉइंट्स, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी डैश देन सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है ना। तो ये जो बीच में गैप होगा सी प्लस आई प्लस जी डैश और सी प्लस आई प्लस जी के दरमियान में, इसको डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे, ठीक है। तो वाई विल बी इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर ये टेक्स्ट अभी समझ ना आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताऊंगा, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डायग्राम दिखेगी आपको। अभी थोड़ा देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर इन विच अलॉन्ग द एक्स एक्सिस नेशनल इनकम इज मेजर्ड, ठीक है, is measured, and along the y axis expenditure is measured. Suppose national income at the equilibrium level of full employment is equal to OYF, ठीक है, OYF ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। Now the equilibrium level of income and employment would be established at OYF when aggregate demand, that is C plus I plus G, ये C plus I plus G ये क्या है, it is an aggregate demand, ठीक है ना। C plus I plus G it is an aggregate demand, ठीक है। When this aggregate demand C plus I plus G is equal to YFE which is equal to national income
ओ वाई एफ, ठीक है। ये जो वाई वाई ओ वाई, हाँ वाई एफ ई जो है ये नेशनल इनकम और वाई एफ के बराबर है, ठीक है ना। बट इन द रियल वर्ल्ड इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ओ वाई एफ, आर इट इज लेस देन एम्प्लॉयमेंट, or it is less than YFE, then the problem of deficiency of aggregate demand will rise, ठीक है ना, will arise. Therefore EH in this figure represents the deflationary curve, ठीक है ना, EH. Next point, it should be carefully understood that due to deflationary gap E, ठीक है, deflationary gap है E, the level of national income and employment will decline. The decline in national income and employment will not only be equal to the deflationary gap EH, ठीक है ना, हाँ, it will not be means the decline in national income and employment will not only be equal to deflationary gap EH, but it will be much greater than this. The decline in national income is determined by the value of multiplier, ठीक है, हाँ, इन दिस फिगर जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज वाई एफ एच, ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज वाई एफ एच, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू ई एच, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड वाई एफ एच होगी तब डिफ्लेशनरी गैप जो है ई एच के बराबर होगा। देन द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज सी प्लस आई प्लस जी डैश, ठीक है, हाँ, तब एग्रीगेट डिमांड जो है ये सी प्लस आई प्लस जी डैश हो जाएगी, विच कट्स द 45 डिग्री लाइन एट पॉइंट क्यू, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश एट OY1 level of national income. It will be seen from figure 2 that OY1 is less than full employment level of OYF, ठीक है ना। हाँ, तो इस ये डायग्राम के बारे में ही थोड़ा बताया गया है, थोड़ा आप प्रीज्यूम कर सकते हो जो मैंने पढ़ा कि कैसी डायग्राम होगी, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर, और सेंटर से 45 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी बताऊंगा। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये हमने डिफ्लेशनरी गैप पढ़ा। अब पढ़ते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ठीक है ना, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। हाँ, बेसिकली इन्फ्लेशन represents the situations whereby the pressure of aggregate demand for goods and services exceeds the available supply of output, ठीक है। बेसिकली जो इन्फ्लेशन है ये ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जब जो एग्रीगेट डिमांड्स होती हैं, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है देन दी अवेलेबल सप्लाई ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट है उससे ज़्यादा जो है ये प्रेशर बढ़ जाता है डिमांड का, ठीक है ना। इन सच अ सिचुएशन द राइज इन प्राइस लेवल इज़ द नेचुरल कंसिक्वेंस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मतलब कि आउटपुट कम है, ठीक है, लोग सामान कम है, लोग ज़्यादा पैसा देके खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है ना, इन्फ्लेशन होगा। नाउ दिस एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और ये जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड का जो ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, हाँ, सप्लाई कम होगी मतलब कि, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। नाउ दिस एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर सप्लाई मे बी द रिजल्ट ऑफ मोर देन वन फोर्स ऑफ टास्क, ठीक है ना, मे बी द रिजल्ट ऑफ मोर देन वन फोर्स एट वर्क, ठीक है। As we know, aggregate demand is the sum of consumers spending on goods and services, government spending on goods and services, and net investment being contemplated by the entrepreneurs, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, ठीक है ना। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ द सम ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है, हाँ, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जैसे हम वो उधर पढ़ रहे थे ना इक्वेशन में कि सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है ना,
कंज्यूमर की, फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, फिर आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, एंड नेट इन्वेस्टमेंट बीइंग कंटेम्पलेटेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, कि एज वी नो एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट इनकम बीइंग कंटेम्पलेटेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इन्फ्लेशन इज दस caused when aggregate demand for all purposes means consumption, investment and government expenditure exceeds the supply of goods at current prices. This is demand pull inflation, ठीक है, तो इसको demand pull inflation बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन में यूज होता है C दैट इज फॉर कंजम्पशन, जो होता है I यूज दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड जो G यूज होता है दैट इज फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज दस कास्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल पर्पसेस मींस कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स एट करंट प्राइसेस, के जितनी भी जो एग्रीगेट डिमांड होती है चाहे सारे पर्पसेस के लिए जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये बढ़ जाती है देन द सप्लाई ऑफ गुड्स एट करंट प्राइसेस, ठीक है। हाँ, कि जितनी सप्लाई हो रही है चीज़ों की उससे ज़्यादा बढ़ जाती है ये एग्रीगेट डिमांड, तो ये होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। हाँ, तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं डिमांड की वजह से, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स, ठीक है ना। हाँ, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व से जो है हम इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व से, ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व से, ठीक है। जैसे ये एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो है वो उसकी डायग्राम बनाई है। एक्स एक्सिस पे लिखना है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई और वाई एक्सिस पे लिखना है प्राइस लेवल, ठीक है। हाँ, तो सेंटर वाले पॉइंट को ओ लिखना है, ठीक है ना। हाँ, तब एक वाई एफ पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के सेंटर में, वहाँ से एक ऊपर मतलब कि लेके जाना है लाइन, तो उसका नाम देंगे ए एस, ठीक है ना। तो तब प्राइसिस लेवल से भी हम जो है यहाँ से पॉइंट जो है वो खींचेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, लेट्स बिगिन के इस फिगर का नाम है फिगर 3, ये हम नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे, ठीक है ना। कंसिडर फिगर 3 इन विच एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई आर मेड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड जनरल प्राइस लेवल अलॉन्ग द वाई एक्सिस। कर्व ए एस जो कि एक्स एक्सिस के सेंटर से निकलती है, ठीक है ना। हाँ, curve AS represents the aggregate supply which rises upward in the beginning but at full employment level aggregate supply OYF is reached, ठीक है। aggregate supply curve AS takes a vertical shape, ठीक है ना। तो जो AS कर्व है ये रिप्रेजेंट करती है एग्रीगेट सप्लाई जो कि ऊपर की तरफ राइज हो जाता है बिगनिंग में, लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है तब ये एग्रीगेट सप्लाई जो है OYF, तो ये जो है हाँ, बट व्हेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, बट when at full employment level aggregate supply OFY is reached, ठीक है ना। aggregate supply curve takes a vertical shape. This is because after the level of full employment supply of output cannot be increased, कि जब full employment होती है आउटपुट जो है उसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं करी जाती, ठीक है। हाँ, when aggregate demand curve is AD1, when aggregate demand curve is when aggregate demand curve AD means aggregate demand curve, ठीक है ना। हाँ, when aggregate demand curve is AD1, जैसे ये ब्रैकेट में शो करा गया, ठीक है ना। the equilibrium is at full employment level, equilibrium full employment level पे होगी where price level OP1 is determined, ठीक है ना। then now if the aggregate demand increases to AD2 and aggregate supply cannot be raised, ठीक है, the price level will rise to OP2, ठीक है। हाँ, then
हाँ OP2 ड्यू टू एक्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है। देन इफ़ द एग्रीगेट डिमांड फर्दर इंक्रीजेज टू 83 द प्राइस लेवल राइजेज टू OP3 अंडर द प्रेशर ऑफ मोर डिमांड, ठीक है ना। तो ये हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ये डायग्राम भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन we can visualize a situation when even though there is no increase in aggregate demands ठीक है, प्राइसेस में स्टिल राइज दिस। हाँ, हम ऐसी सिचुएशन भी देखते हैं कि जब जो एग्रीगेट डिमांड्स हैं उनमें इंक्रीज नहीं होता है लेकिन फिर भी कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है ना। दिस में हैपन इफ़ कास्ट पर्टिकुलरली द वेज कास्ट गो ऑन राइजिंग। ये उस वक्त होता है कि जब जो कास्ट होती हैं, स्पेशली जो वेज कास्ट होती हैं, जब वो बढ़ रही होती हैं तब जो है ये इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। नाउ एज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइजेज द डिमांड फॉर वर्कर्स आल्सो राइजेज सो दैट द बार्गेनिंग पोजीशन ऑफ द वर्कर्स बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। हाँ, कि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो वर्कर्स की डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो बार्गेनिंग पोजीशन है वर्कर्स की वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। टू एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन दे में आस्क फॉर एन इंक्रीज इन वेज रेट्स विच आर नॉट जस्टिफिएबल ऑन ग्राउंड्स आइदर ऑफ अ प्रायर राइज ऑफ प्रोडक्टिविटी और ऑफ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। The employers in a situation of high demand and employment are more agreeable to concede these wage claims because they hope to pass on these rises in cost to the consumers in the shape of rises in prices, ठीक है। कि जो employers होते हैं in a situation of high demand and employment, हाँ, the employers in a situation of high demand and employment are more agreeable to concede these wage claims because they hope to pass on these wages in cost to the consumers in the shape of rise in prices। कि जो ऐसी सिचुएशन में जब हाई डिमांड और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो तब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एग्रीएबल हो जाते हैं इतने मतलब कि जो वेज क्लेम्स कर रहे हैं वर्कर, ठीक है ना। और क्योंकि वो ये उम्मीद करते हैं कि क्योंकि उनको ज़्यादा कीमतें देनी पड़ी मतलब कि जो वर्कर्स को, इसलिए जो है वो मतलब वेजेस जो हैं ज़्यादा देनी पड़ी वर्कर्स को, इसलिए वो एम्प्लॉयर सोचते हैं कि हम भी जो मतलब कि कंज्यूमर्स आएंगे तो उनको जो है कास्ट बढ़ा देंगे। तो ये इस शक्ल में कि मतलब कि कीमतें बढ़ गई, ठीक है ना। हाँ, इफ़ दिस हैपन्स वी हैव अनदर इन्फ्लेशनरी फैक्टर एट वर्क एंड इन्फ्लेशन दस कास्ट इज़ कॉल्ड वेज इंड्यूस्ड और कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ऐसी अगर सिचुएशन होती है इसको बोलेंगे हम वेज इंड्यूस्ड और कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि वर्कर्स ने ज़्यादा डिमांड करी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, वर्कर्स ने जो है वो ज़्यादा डिमांड करी उससे एम्प्लॉयर से पैसा, तो जब एम्प्लॉयर ने ज़्यादा वेज दी तो एम्प्लॉयर ने दूसरी तरफ से वो घाटा पूरा करने के लिए जो कीमतें थी, ठीक है, चीज़ों की, तो उनको महंगा बेचना शुरू हो गया। तो इससे मतलब कि कीमतें बढ़ गई, तो इसको हम बोलते हैं वेज इंड्यूस्ड और कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। हाँ, बिसाइड्स द इंक्रीज इन वेजेस ऑफ लेबर विदाउट एनी इंक्रीज इन इट्स प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज नहीं हुई, सिंपल लेबर की वेजेस जो हैं वो इंक्रीज होगी, ठीक है। हाँ, कि बिसाइड्स द इंक्रीज इन वेजेस ऑफ लेबर विदाउट इंक्रीज इन इट्स प्रोडक्टिविटी देर इज़ अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। दिस is the increase in the profit margin by the firms. This is the increase in the profit margin by the firms working under monopolistic or oligopolistic conditions and as a result charging higher prices from consumers, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा मतलब जो ऊपर हमने कास्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ा उसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो ये है कि एक और फैक्टर भी है जो कास्ट पुश इन्फ्लेशन का, वो जब फर्म्स कंपनीज वगैरह का प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। वो कंपनी जो कि मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक कंडीशन में वर्क कर रही हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि कंज्यूमर से वो ज़्यादा जो है चार्ज करेंगे, ठीक है ना। इन दी फार्मर केस, जो पहले वाला केस था वेज इंड्यूस्ड वाला, ठीक है ना। हाँ,
when the cause of cost push inflation is the rise in wages, it is termed as wage push inflation. And in the latter case, when the cause of the cost push inflation is the rise in profit margins, it is called profit push inflation. ठीक है, कि जब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ये जो जैसे फर्म्स का मैंने दूसरे केस में पढ़ा, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन जो पहले था जिसमें वर्कर्स ने ज़्यादा डिमांड करी, उसको वो तनख्वाहों की, उसकी वजह से बड़ी जो है वो कीमतें, तो उसको बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका भी एक कर्व है कास्ट पुश इन्फ्लेशन का। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल। ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट जो है उसको ओ बोलेंगे। ठीक है ना, इनकम वाली साइड में 3 पॉइंट रखेंगे, एम क्यू एंड वाई एफ। ठीक है, तो डॉटेड शेप में ऊपर ले जाएंगे हम इसकी कर्व। तो ऊपर एग्रीगेट डिमांड का भी रखेंगे। ठीक है ना, और फिर वहाँ से एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो कैसे चेंज होती है, AS1 AS2 AS3। ठीक है, तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करी गई हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस डायग्राम को शो भी करेंगे। ठीक है, द कास्ट पुश, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है ना, द कास्ट पुश इन्फ्लेशन कैन आल्सो बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। ठीक है, कंसिडर फिगर 4, ये है फिगर 4। ठीक है ना, कंसिडर फिगर 4 वेयर एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड आर मेजर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड आर मेजर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड प्राइस लेवल अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ठीक है, AD इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, AD इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड, ठीक है, एंड AS1 एंड AS2 एंड AS1 एंड AS3 कर्व्स आर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व हैं। ठीक है ना, AS जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व हैं। हाँ, सिंस एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स बिकम वर्टिकल एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देयर वर्टिकल पोजीशन कोइंसाइड। ठीक है, क्योंकि जो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स हैं, ये जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है तब ये वर्टिकल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो वर्टिकल पोजीशन कोइंसाइड करता है। ठीक है, नाउ व्हेन वेजेस इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, कि जब अब वेजेस इंक्रीज होंगी और उसके नतीजे में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज होगा, और तब जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो हैं वो ऊपर की तरफ अपवर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, as this shown in figure 4। ठीक है ना, when there is an upward shift in the aggregate supply curve from AS1 to AS3 due to rise in the wages। ठीक है, वेजेस में राइस होने की वजह से ये जो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जब बढ़ गया AS1 से AS2 में जब गई, ठीक है ना, द प्राइस लेवल राइजेस फ्रॉम OP1 टू OP3, तब प्राइस लेवल भी OP1 से OP3 में जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, OP1 से OP2 में। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट प्राइस लेवल OP1 करस्पॉन्ड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट, के जो प्राइस लेवल OP1 है ये करस्पॉन्ड करती है फुल एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। ठीक है ना, हाँ, एम्प्लॉयमेंट, सिंस एग्रीगेट डिमांड कर्व AD इंटरसेक्ट्स ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल OYF। ठीक है ना, OF जो यूज़ होता है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है ना, हाँ, इट शुड बी नोटेड दैट प्राइस लेवल OP1 जो है, प्राइस लेवल OP1 जो है इट करस्पॉन्ड टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट को करस्पॉन्ड करती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर जो AD है वो इंटरसेक्ट करती है ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल OYF। ठीक है ना, इफ़ द वेजेस फर्दर राइज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड्स टू AS3। ठीक है ना, हाँ, एग्रीगेट अगर फिर भी वेजेस बढ़ती हैं तब एग्रीगेट सप्लाई कर जो है वो और ऊपर जाएगी AS3 में, द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल राइजेस टू OP3। ठीक है ना, हाँ, we have thus seen above that causes of inflation may be that aggregate demand has become excessive in relation to supply of output, means demand pull inflation, or it may be that costs have risen because of the increase in wages of labor or profit margins of the producers, means cost push inflation। ठीक है,
तो ये हमने कास्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का हमने पढ़ा, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे स्टैगफ्लेशन के बारे में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे स्टैगफ्लेशन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। द वर्ड स्टैगफ्लेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। हाँ, द वर्ड स्टैगफ्लेशन जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग प्लस फ्लेशन, ठीक है, स्टैग प्लस फ्लेशन। हाँ, टेकिंग स्टैग फ्रॉम द स्टैग्नेशन एंड स्टैग्नेशन वर्ड जो होता है उससे लिया स्टैग और फ्लेशन लिया इन्फ्लेशन से, ठीक है। तो ये बन गया वर्ड स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैग्नेशन वर्ड से लिया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैग्नेशन से लिया स्टैग और इन्फ्लेशन से लिया फ्लेशन, ठीक है। Thus, it is a paradoxical situation. Stagflation is a paradoxical situation where the economy experiences stagnation or unemployment along with a high rate of inflation, ठीक है। एक तो मतलब कि इस स्टैगफ्लेशन ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, जिसमें जो है स्टैग्नेशन या अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और जो है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं किसमें, स्टैगफ्लेशन में। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड इन्फ्लेशनरी रिसेशन, ठीक है। हाँ, तो स्टैगफ्लेशन को इन्फ्लेशनरी रिसेशन भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स द स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन अकर साइमल्टेनियसली विद द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स साइमल्टेनियसली विद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और कीमतें बढ़ना, इन्फ्लेशन दोनों इकट्ठा होता है स्टैगफ्लेशन। वन ऑफ द प्रिंसिपल काजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन हैज़ बीन रिस्ट्रिक्शन इन द एग्रीगेट सप्लाई, कि अगर एग्रीगेट सप्लाई में रिस्ट्रिक्शन हो, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन लग जाए एग्रीगेट सप्लाई में, ये भी एक रीज़न है स्टैगफ्लेशन का, ठीक है ना। हाँ, ये वन ऑफ द प्रिंसिपल काज है, ठीक है ना। देन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज रिड्यूस देयर इज फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द प्राइस लेवल राइसेस, कि जब एग्रीगेट सप्लाई कम कर दी जाएगी तो तब जो है आउटपुट में भी गिरावट आएगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और प्राइस लेवल उससे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अ रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई में बी ड्यू टू अ रेस्ट्रिक्शन इन लेबर सप्लाई, ठीक है, कि अगर एग्रीगेट सप्लाई में कमी आई तो मतलब कि ये हो सकता है कि अगर लेबर सप्लाई जो है लेबर कम है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई है लेबर सप्लाई में, तो उसकी वजह से जो है एग्रीगेट सप्लाई में कमी आई, ठीक है ना। तो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी गई और कीमतें भी बढ़ेंगी, ठीक है ना, सप्लाई भी कम होगी। The restriction in labor supply in turn may be caused by a rise in money wages on account of strong unions or by a rise in legal minimum wage rate or by increased tax rates which reduce work effort on the part of the workers, ठीक है, कि जो लेबर सप्लाई में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, इसकी वजह से क्या होगा कि हाँ, ये किस वजह से होगा, हो सकता है जो वेजेस जो है मनी वेजेस वो बढ़ गई हों, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रांग यूनियन या कुछ यूनियन की डिमांड वगैरह होती है ना, उनकी वजह से अगर लेबर फोर्स की जो है वो वेजेस बढ़ गई हों, या फिर राइज इन लीगल मिनिमम वेज रेट, या गवर्नमेंट की तरफ से लीगल मिनिमम वेज रेट जो है वो बढ़ गई हो, या फिर इंक्रीज टैक्स रेट्स जो हैं टैक्सेस अगर बढ़ गए हों, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, विच रिड्यूस वर्क एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स, तो इससे जो है लेबर फोर्स कम होगी, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगेगी और उससे सप्लाई भी हिट होगी, तो ठीक है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी गई और इन्फ्लेशन भी आया, चीज़ें कम गई तो वो आउटपुट कम आया तो वो महंगाई बिकेगा, ठीक है ना। सो हाँ, नेक्स्ट इज व्हेन वेजेस राइज, जब वेजेस बढ़ती हैं, फर्म्स आर फोर्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, जब वेजेस बढ़ती हैं, ठीक है ना, सैलरी वगैरह, तब जो है फर्म्स को मजबूरी में एक तो प्रोडक्शन कम करनी होती है और एम्प्लॉयमेंट भी कम करनी होती है, एम्प्लॉयज़ को निकालना होता है, ठीक है। कंसिक्वेंटली देर इज़ अ फॉल इन रियल इनकम एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और इसकी वजह से जो है रियल इनकम में भी फॉल होगा, ठीक है, जो इनकम आ रही है उसमें भी गिरावट होगी और कंज्यूमर का जो एक्सपेंड कर रहा है एक्सपेंडिचर उसमें भी कमी होगी, ठीक है ना। सिंस द डिक्लाइन इन कंजम्पशंस विल बी लेस दैन द फॉल इन द रियल इनकम, ठीक है,
हाँ कि जो कंजम्पशन में डिक्लाइन होगा वो कम होगा, बल्कि जो रियल इनकम में फॉल होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस वजह से देयर विल बी एक्सेस डिमांड इन द कमोडिटी मार्केट विच विल पुश अप द प्राइस लेवल, ठीक है। तो इससे कमोडिटी मार्केट में जो है डिमांड ज़्यादा होगी और उससे प्राइसेस बढ़ेंगे। द राइज इन द प्राइस लेवल इन टर्न रिड्यूसेस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द फॉलोइंग 3 वेज, कि जो प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है उसके बदले में जो है आउटपुट भी रिड्यूस होगा और एम्प्लॉयमेंट भी 3 तरीके से। नंबर 1 कि इट रिड्यूसेस द रियल क्वांटिटी ऑफ मनी, रेजेस इंटरेस्ट रेट्स एंड ब्रिंग्स अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। कि जो रियल क्वांटिटी है मनी की, पैसा वो भी कम होगा और उसकी वजह से जो है इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाएंगे और फिर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में गिरावट आएगी, ठीक है ना। नंबर 2 ये होगा कि द राइज इन द प्राइस लेवल रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ कैश बैलेंसेस विद द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड प्राइवेट सेक्टर वाया द पिगो इफेक्ट, PIGOU, वाया द पिगो इफेक्ट, ठीक है ना, विच रिड्यूसेस देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। नंबर 3 है द राइज इन प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स मेक्स एक्सपोर्ट्स डेरर to foreigners and makes exports goods relatively more attractive to domestic output and employment, ठीक है। ये the rise in prices of domestic goods में जो prices बढ़ेंगी makes exports dearer to foreigners, ठीक है, ये ज़्यादा महंगे हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए एक्सपोर्ट, एंड मेक्स एक्सपोर्ट्स गुड रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव टू डोमेस्टिक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। हाँ, restriction on aggregate supply may also be caused by external factors such as rise in the world prices of food grains and crude aid prices, ठीक है। in all these cases domestic price level is raised by outside forces, ठीक है। when international, तो मतलब outside forces का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। when international prices of food grains and crude oil rise, they lead to the outflow of purchasing power away from the domestic consumer, ठीक है। कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं फूड ग्रेन्स की और क्रूड ऑयल की, ठीक है, ये जब इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आउटफ्लो ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है, फ्रॉम द डोमेस्टिक कंज्यूमर, कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनमें से जो परचेजिंग पावर है वो आउटफ्लो हो जाएगी, ठीक है ना, परचेजिंग पावर। हाँ, दे असेंचुएट इन्फ्लेशन, ACCENTUAT, accentuate, they accentuate inflation, raise wages and prices. As a result, the real quantity of money declines, interest rate rises and investment declines via the PIGO effect, ठीक है, PIGO effect के जरिए, ठीक है ना, and making exports dearer and imports attractive, ठीक है। एक्सपोर्ट करना डेरर हो जाएगा और इंपोर्ट करना अट्रैक्टिव हो जाएगा। देन डोमेस्टिक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, ठीक है। दिस लीड टू स्टैगफ्लेशन, और इससे स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी स्टैगफ्लेशन की एक जो है वो डायग्राम बनेगी, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस पे लिखना है, मेंशन करना है हमने एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे लिखना है प्राइस लेवल, ठीक है ना। हाँ, तो जो एक्स एक्सिस है एम्प्लॉयमेंट वाली, इस पे एक पॉइंट लेंगे एन, दूसरा लेंगे N1, ठीक है, और जो प्राइस लेवल है उसमें एक पॉइंट लेंगे P, दूसरा पॉइंट आ गया P1, ठीक है ना। P1 वाला जो हायर होगा और हाँ P सिंपल P वाला लोअर पॉइंट, तो फिर सेंटर वाला पॉइंट होगा O, ठीक है ना। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से भी हम कुछ डॉट खींचेंगे, ठीक है ना, N और N1 पॉइंट से, और उधर से P1 और P पॉइंट से भी डॉट्स हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो ये एग्रीगेट सप्लाई का देखेंगे, फिर AS1 एंड AS2 जो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि द फेनोमेना ऑफ स्टैगफ्लेशन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5 वेयर एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस, एंड प्राइस लेवल ऑन द वर्टिकल एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट E, ठीक है, E पॉइंट है एक जहाँ पे N1 और P पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई AS करता है, ठीक है ना। द इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E, ठीक है ना,
equilibrium point is at E where aggregate demand curve AD intersects the aggregate supply curve AS and the price level is OP, ठीक है, and the employment level is ON, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे प्राइस लेवल होगा OP और एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा ON, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं व्हेन द एग्रीगेट्स, हाँ और यहाँ पे जो है एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा। देन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज रिड्यूस ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव, ठीक है, जब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाए किसी भी फैक्टर से जो ऊपर मेंशन है, ठीक है ना। हाँ देन द एग्रीगेट सप्लाई कर शिफ्ट्स टू द लेफ्ट एट AS, तब एग्रीगेट सप्लाई जो है लेफ्ट में शिफ्ट करेगी AS1 में, ठीक है ना। द न्यू इक्विलिब्रियम इज एट E1, ठीक है ना, वेयर AS1 इंटरसेक्ट्स द AD कर्व, ठीक है। हाँ नाउ द प्राइस लेवल राइजेस फ्रॉम OP टू OP1, ठीक है, प्राइस लेवल OP से OP1 में चली जाएगी एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंस फ्रॉम ON टू ON1, ठीक है ना, क्योंकि N की लेवल हायर है और N1 की लेवल कम है, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं दूसरी वीडियो में आपको जो है वो शो करूँगा, ठीक है ना। नाउ ये स्टैगफ्लेशन हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे फिलिप्स, स्टैगफ्लेशन हो गया, अब फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे, फिलिप्स कर्व, ठीक है, PHILLIPS, फिलिप्स कर्व के बारे में, ठीक है। प्रोफेसर फिलिप्स urged that there was a close link between the level of unemployment and the rate of wage increase, ठीक है। हाँ प्रोफेसर फिलिप्स ने बोला कि यहाँ पे एक क्लोज लिंक है दो चीज़ों के दरमियान, कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बेरोजगारी है और रेट ऑफ वेज इंक्रीज, और तनख्वाहें वेज वगैरह कितनी बढ़ गई हैं, ठीक है, इसमें क्लोज लिंक है, प्रोफेसर फिलिप्स ने बोला। हाँ फिलिप्स कर्व, उसी की वजह से फिलिप्स कर्व आए, ठीक है ना। फिलिप्स कर्व एक्सप्रेसेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज, ठीक है, एक इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी वेजेस, ठीक है, कौन, फिलिप्स कर्व, ठीक है ना। Professor Phillips studied the relationship between the unemployment and the changes in money wages in the UK over the period, means United Kingdom, over the period 1862 till 1957, 1862 से 1957। As a result of this study, he seems to have discovered a stable and inverse relationship over the whole period between the rate of wage increase and the percent of unemployment, ठीक है। हाँ वेज इंक्रीज, रेट ऑफ वेज इंक्रीज और एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज के दरमियान में उसने जो है एक रिलेशनशिप ढूंढा है, इन्वर्स रिलेशनशिप, स्टेबल और इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है ना। द फिलिप्स कर्व डिपिक्ट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेजेस, ठीक है। इट रिलेट्स परसेंटेज चेंज इन मनी वेजेस ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, on the and the percentage of labor force unemployment on the horizontal line, ठीक है, कि जैसे कर्व में दिए गए, ठीक है ना, ये मतलब कि आगे एक डायग्राम दी गई है, तो ये जो फिलिप्स कर्व जो है ये रिलेट करती है परसेंटेज चेंज इन मनी वेजेस, ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ मनी वेजेस परसेंटेज में ऑन द वर्टिकल लाइन, मतलब कि वाई एक्सिस पर, और हाँ विद परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, ठीक है ना। हाँ तो ये मतलब कि आगे कर्व दी गई है, इसका नाम फिलिप्स कर्व, ठीक है ना। ये डायग्राम है, एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इसका लेबर फोर्स का, और वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ मनी वेज, ठीक है, परसेंटेज में। तो सेंटर का पॉइंट आ गया और, ठीक है ना। तो जो वाई एक्सिस है रेट ऑफ मनी वेजेस, उसमें पॉइंट लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और जो एक्स एक्सिस है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके भी पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना। तो द कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन विच शोज द परसेंटेज चेंज इन मनी वेजेस राइजेज विद डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। हाँ
तो ये जो कर्व है फिलिप्स कर्व, इट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। ये कन्वेक्स टाइप की जो है डायग्राम है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कौन, फिलिप कर्व। हाँ, विच शोज दैट परसेंटेज चेंज इन मनी वेजेस, कि जो परसेंटेज चेंज होती है मनी वेजेस, हाँ, विच शोज द परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई राइजेस विद डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, के जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता है तब जो परसेंटेज चेंज इन मनी वेजेस वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो हाँ, इसमें पॉइंट दिए गए ना, जो कर्व जो कन्वेक्स वाली बनेगी इसका पीसी नाम रखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट होंगे जो रेट ऑफ मनी वेज से पॉइंट है उसमें आगे एम एस, ठीक है। जो दूसरी तरफ है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट आगे टी एन ए, ठीक है ना। तो ये जो पी सी कर्व आएगी, ठीक है ना, ये पहले एस वाली जो पॉइंट होगा उसको इंटरसेक्ट करेगी, फिर एम वाले पॉइंट को जो कि मनी वेज वाले हैं, फिर उसके बाद जो है ये एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट जो है ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। सपोज दैट ओ एन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट which is 3% is associated with OM growth rate of money wages which is 2%, ठीक है ना। हाँ, suppose also the rate of labor productivity is 2%, that is equal to OM, ठीक है। since the growth rate of money wages equals the rate of labor productivity, the price level remains constant. If now aggregate demand is increased, this lowers the unemployment rate to OT means 2% and raises the wages rate to OS which is 4%, ठीक है। हाँ, पर ये मैं डायग्राम का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पूरा इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। If lower productivity continues to grow at 2% per annum, the price level will also rise at the rate of 2% per annum at OS in the figure, ठीक है। Thus a money wage rate increase which in excess of labor productivity leads to inflation. To keep wage increase to the level of labor productivity means OM, in order to avoid inflation, ON rate of unemployment will have to be tolerated, ठीक है ना। Then Samuelson and Solow, SAMUELSON, Samuelson and Solow, SOLOW, ठीक है। Samuelson and Solow extended the Phillips analysis to the trade-off between the level of unemployment and the rate of change in the level of prices. Thus, the Phillips curve suggests that unemployment can always be reduced by having more inflation, and that the inflation rate can also be reduced by having more unemployment, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कंक्लूडिंग कि फिलिप्स कर्व ये सुजेस्ट करती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है दिस अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑलवेज बी रिड्यूस्ड बाय मोर इन्फ्लेशन, कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको मतलब कि हमेशा जो है वो कम करा जाता है मोर इन्फ्लेशन से, ठीक है। हाँ, कीमतें बढ़ेंगी तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। हाँ, एंड दैट द इन्फ्लेशन रेट कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय हैविंग मोर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट जो है इसको कम करा जाएगा कैसे, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की वजह से, ठीक है ना। तो ये वाली उसमें स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है ना। तो अब इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, ठीक है, फिलिप्स कर्व। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म किसका, फिलिप्स कर्व, ठीक है ना। इकोनॉमिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड द फिलिप कर्व. They argue that Phillips curve relates to the short run and it does not remain stable. हाँ, वो ये बोलते हैं कि फिलिप्स कर्व जो है ये एक शॉर्ट रन के रिलेटेड है और ये जो है स्टेबल नहीं रहती. इट शिफ्ट विद चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है. हाँ, कि जैसे हाँ, इट शिफ्ट विद चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है. इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन में जो चेंजेस आती हैं उसके साथ शिफ्ट करता है ये फिलिप कर्व, ठीक है ना. इन द लॉन्ग रन देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. और ये भी क्रिटिसिज्म में है कि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान में, ठीक है ना. दीज व्यूज़ हैव बीन एक्सपोंडेड बाय फ्रीडमैन एंड फेल्प्स, FRIEDMAN, Friedman and Phelps, 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 in what has come to be known as the असल रेशनलिस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है.
हाँ, फ्रीडमान और फेल्प्स ने जो है इसको एक्सपाउंड करा था और उन्होंने जो है एक कंसेप्ट दिया था इसी सिलसिले में, जिसका नाम है असल रेशनिस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमान द लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल। फ्रीडमान के मुताबिक ये है कि जो जो लॉन्ग रन फिलिप कर्व है ये वर्टिकल है, फ्रीडमान का कहना, ठीक है ना, ये वर्टिकल है, ठीक है, ना कि कन्वेक्स जैसे शो करी गई है यहाँ पे, ठीक है। देन टोबिन्स का व्यू क्या, TOBIN, ठीक है। टोबिन्स का व्यू ये है कि हाँ, जेम्स टोबिन इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस बिफोर द अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन इन 1971 proposed a compromise between the negatively sloping and vertical Phillips curve, ठीक है। टोबिन believes that there is a Phillips curve within limits, but as the economy expands and employment grows, the curve becomes even more fragile and vanishes until it becomes vertical at some critically low rate of unemployment, ठीक है ना। तो टोबिन का ये मानना है कि फिलिप्स कर्व जो है लिमिट्स में है और हाँ, कि जैसे ही इकॉनमी एक्सपेंड करती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तब ये जो फिलिप कर्व है ये इवन बहुत फ्रेजाइल हो जाती है और वैनिश हो जाती है, जब तक ये वर्टिकल ना हो किसी क्रिटिकली लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है ना। दस टोबिन्स फिलिप्स कर्व इज किंक्ड शेप, ठीक है। इसलिए टोबिन्स की फिलिप्स कर्व जो है ये किंक्ड शेप्ड है, अपार्ट लाइक अ नॉर्मल फिलिप्स कर्व एंड द रेस्ट वर्टिकल, ठीक है ना। हाँ, जैसे नेक्स्ट एक वीडियो में मतलब डायग्राम में बताया गया, ठीक है ना, कि थोड़ा सा पार्ट जो है वो फिलिप्स कर्व जैसा, बाकी सारा वर्टिकल में है, जैसे यहाँ पे शो करा गया, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज और वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन परसेंटेज, तो वो है सेंटर में, ये दोनों वर्टिकल हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पर सेंटर में एक पॉइंट लिया UC, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो इससे एक सिंपल वर्टिकल जो है वो लाइन ऊपर की ये PC, ठीक है, और सिर्फ थोड़ी सी शार्ट सी जो है वो दिख रही है फिलिप्स कर्व की तरह कन्वेक्स, ठीक है। हाँ, तो इन दिस फिगर UC इज़ द क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, के UC जो है UC इज़ द क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। UC इज़ द क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच द फिलिप कर्व्स बिकम वर्टिकल वेयर देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टोबिन द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द कर्व इज़ नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड for more wages but emerges from the imperfections of the labor market, ठीक है ना। टोबिन के मुताबिक ये जो वर्टिकल पोर्शन है कर्व का, ये इट इज़ नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर मोर वेजेस, ठीक है। मोर वेजेस की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से नहीं है, बट इट इमर्जेस फ्रॉम दिस वर्टिकल पोर्शन ऑफ द कर्व इमर्जेस फ्रॉम इम्परफेक्शन ऑफ द लेबर मार्केट, ठीक है। हाँ, एट द UC लेवल पर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाए, बिकॉज द जॉब सीकर्स हैव रॉन्ग स्किल्स, क्योंकि जॉब सीकर्स के पास रॉन्ग स्किल्स हैं और रॉन्ग एज है और सेक्स आर इन द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। क्योंकि जॉब सीकर्स के पास वो स्किल्स नहीं है, या एज जो है वो सही नहीं है, या जो है वो जेंडर सही नहीं है, या जगह सही नहीं है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो एट दिस लेवल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसलिए ये जो UC लेवल है इस पर पॉसिबल नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाए, इन वजह से जो मैंने बताया, ठीक है, जो कि जॉब सीकर में है, या उनके पास स्किल नहीं है, या एज से नहीं है, या जेंडर से नहीं है, या प्लेस से नहीं है। regarding the normal portion of the Phillips curve, which is negatively sloping, wages are sticky downward because laborers resist decline in their relatively wages,
कि जो हाँ टोबिन के व्यू के मुताबिक हाँ, और ये जो थोड़ा सा मतलब कि वर्टिकल ये कन्वेक्स टाइप का कर्व दिख रही है, ठीक है। हाँ फिलिप्स कर्व का जो कि नेगेटिवली स्लोपिंग है, तो इसमें जो है वेजेस आर स्टिकी डाउनवर्ड्स, ठीक है। वेजेस जो है स्टिकी डाउनवर्ड हैं बिकॉज लेबरर्स रेजिस्ट डिक्लाइन इन देयर रिलेटिव वेजेस, क्योंकि लेबरर नहीं चाहते उनकी वेजेस जो है कम करी जाएँ, ठीक है। तो ये हमने टोबिन्स का व्यू पढ़ा। अब हम सोलोस का व्यू पढ़ेंगे, ठीक है। SOLOW', ठीक है। सोलोस का व्यूज देखेंगे। हाँ लाइक रॉबर्ट टोबिन, ठीक है, उसकी तरह सोलो डज नॉट बिलीव दैट फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल एट ऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। According to Solo, the curve is vertical at positive rates of inflation and is horizontal at negative rates of inflation, ठीक है। सोलो के मुताबिक ये जो कर्व है फिलिप्स कर्व में, ठीक है ना, तो हाँ इट इज़ वर्टिकल एट पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन, के जब पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तब ये कर्व जो है वर्टिकल है, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन है तब ये कर्व जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी मतलब एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज और वाई एक्सिस पे जो है जो कि वर्टिकल है उस पर इन्फ्लेशन परसेंटेज, ठीक है। तो एक सेंटर से एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली पॉइंट से एक एक्सिस से एक पॉइंट लिया LPC, ठीक है ना, तो फिर वहाँ से जो इसके डाउनवर्ड आके थोड़ा कन्वेक्स टाइप का मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल से बन गई है कर, तो बाकी पूरी वर्टिकल है, ठीक है ना। सोलो का व्यू ये था। हाँ उसका ये था कि जब पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तब ये वर्टिकल होगी, जब नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तब ये कर्व जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ फिलिप्स कर्व, ठीक है। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ फिलिप्स कर्व, ठीक है। फिलिप्स कर्व की पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है ना। The Phillips curve has important policy implications. It suggests that the extent to which the monetary and fiscal policies can be used to control the inflation without high levels of unemployment, ठीक है ना। हाँ कि ये जो फिलिप्स कर्व है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस के इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिलिप्स कर्व ये सुजेस्ट करती है कि उस एक्सटेंट तक कि वो एक्सटेंट जहाँ तक मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी जो हैं वो यूज़ करी जाएँ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विदाउट हाई रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। हाँ मतलब कि उस एक्सटेंट को सुजेस्ट करती है, ठीक है। फिलिप्स कर्व सुजेस्ट द एक्सटेंट टू विच मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज कैन बी यूज्ड, किस हद तक मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी यूज़ करी जा सकती हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विदाउट हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के बगैर ही इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जाए, ठीक है। कैसे करी जाए, किस हद तक जो है मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसीज़ जो हैं वो यूज़ करी जा सकती हैं, तो ये सारा सुजेस्ट करता है फिलिप्स कर्व, ठीक है ना। हाँ इन अदर वर्ड्स फिलिप्स कर्व प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू द अथॉरिटीज अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच कैन बी टॉलरेटेड विद द गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ ऐसा भी ये किस्म की अथॉरिटीज़ को गाइडलाइन देती है फिलिप्स कर्व अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच कैन बी टॉलरेटेड, कि कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है टॉलरेट करा जाता है विद द गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ For this purpose, it is important to know the exact positions of the Phillips curve, ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें फिलिप्स कर्व की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो पता करनी, ठीक है। इफ़ द कर्व इज़ PC1, अगर फिलिप्स कर्व जो है PC1 है, जैसे फिगर नंबर 9 नेक्स्ट एक फिगर है, ठीक है ना, डायग्राम है फिगर नंबर 9, उसमें जो है एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट का दिया और वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन परसेंटेज। एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट हैं U1 एंड U2 और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट हैं P1 एंड P2, ठीक है ना। तो फिर ऊपर से PC1 और PC2 भी इंटरसेक्ट करेगा इनको, ठीक है। तो यहाँ का हम देख रहे हैं कि इफ़ द कर्व इज़ PC1, अगर कर्व जो है ये PC1 है जैसे फिगर नंबर 9 में है, वेयर देयर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड द वेज रेट आर इक्वल एट पॉइंट E, जहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी और वेज रेट जो हैं ये इक्वल हैं पॉइंट E पे
ठीक है ना। बोथ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी वुड बी पॉसिबल, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी जो है पॉसिबल हैं इस पे, ठीक है ना। अगेन अ कर्व टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ई, ठीक है, अगेन अ कर्व टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ई सुजेस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी एज कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। It implies that a lower level of inflation can be traded off for a low level of unemployment, ठीक है। ये बताता है कि lower level of inflation can be traded off for a lower level of unemployment, ठीक है। If on the other hand the Phillips curve is PC as in the figure, ठीक है, अगर सिंपल PC हो जैसे फिगर 9 में बताया गया, ठीक है ना, हाँ, हाँ, if on the other hand the Phillips curve is PC as in the figure, it suggests that the authorities will have to choose between the price stability and more employment, ठीक है। तो अगर जैसे फिगर 9 में बताया गया कि अगर फिलिप्स कर्व PC है, तब ये सुजेस्ट करता है कि अथॉरिटीज़ को जो है चूज़ करना होगा बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी और मोर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी और मोर अनएम्प्लॉयमेंट में चूज़ करना होगा अगर फिगर PC है, ठीक है ना। Thus, by observing the position of the Phillips curve, the authorities can decide about the nature of monetary and fiscal policies to be adopted, ठीक है। So, by observing the position of Phillips curve की पोजीशन को ऑब्जर्व करके, ठीक है ना, अथॉरिटी को ये डिसाइड कर सकती हैं अबाउट द नेचर ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड, ठीक है। तो मतलब कि फिलिप्स कर्व को की पोजीशन को ऑब्जर्व करके अथॉरिटीज़ ये डिसाइड कर सकती हैं कि किस किस्म की नेचर है मॉनेटरी पॉलिसीज़ की, और हाँ, कि किस किस्म की मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, ठीक है ना। तो फिलिप कर्व से इतना कुछ डिसाइड हो सकता है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस इफ द अथॉरिटीज फाइंड दैट द इन्फ्लेशन रेट P2, ठीक है, फॉर एग्जांपल द इन्फ्लेशन रेट P2 इज इनकम्पैटिबल, हाँ, इज इनकम्पैटिबल विद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट U1 ऑफ फिगर 9, दे वुड नॉट, हाँ सॉरी, दे वुड अडॉप्ट सच मॉनेटरी एंड fiscal policy as to shift the Philip curve PC to the left of the position of PC1 curve, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मतलब जैसे फिगर में दिया गया है, अगर अथॉरिटीज़ ये देखती हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है P2, ठीक है ना, तो ये कंपैटिबल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट U1 से, ठीक है, हाँ, ठीक है, कंपैटिबल है ये U1 रेट से, तो तब वो अडाप्ट करेंगे ऐसी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी एज टू शिफ्ट द फिलिप्स कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द PC1 कर्व, ठीक है। ऐसी पॉलिसी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी अडाप्ट करेंगे जो कि शिफ्ट कर देंगे इस फिलिप कर्व को PC से मतलब कि PC1 तक शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट में PC1 कर्व तक, ठीक है ना। हाँ, दिस विल गिव अ बेटर ट्रेड ऑफ बिटवीन अ लोअर इन्फ्लेशन रेट P1 विद द सेम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट U1, ठीक है। तो इससे एक बेटर ट्रेड ऑफ जो है वो मिलेगा, ठीक है ना, बिटवीन लोअर इन्फ्लेशन रेट P1 एंड हाँ P1 विद द सेम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट U1, ठीक है। तो ये सारा हमने जो है पढ़ा फिलिप्स कर्व में, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद है काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी, समझ आया होगा। तो अब हम ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। तो ये जो यूनिट हमने इन्फ्लेशन का पढ़ा है, इसके रिलेटेड हम अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें 20 MCQs पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डायग्राम्स बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह।